एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। वो पहली तो रोल ही नहीं, वो उसमें क्या करना है कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, वो तो रोला हो गया ना, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है बस। नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है मेरे बच्चे, क्वेश्चनिंग माइंड। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड। यानी कि जो चीज जिस तरह आपको नजर आ रही हो, कभी आपने उस चीज को उस तरह मान नहीं लेना। अगर आपने जो चीज नजर आ रही हो जिस तरह, उस तरह मान लिया, आप ऑडिटर नहीं हो। आइजा 200 के मुताबिक है, जो चीज जिस तरह दिख रही हो उसको उस तरह नहीं मान लेना। वो कहता है कि हमेशा उस चीज के ऊपर सवाल उठाओ, हमेशा अपने दिमाग में कोई ना कोई उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज करो। जो चीज सही नजर आ रही है उसको सही ना मानो। देखो, हो सकता है जो चीज ये सही मान लो, आप कोई वो चेक कर रहे हो, उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक कर रहे हो, होता है ना, वहां पे इन्वेंट्री पड़ी होती है, आपने क्वालिटी भी देखनी होती है, क्वांटिटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है। आपने एक डब्बा खोला, उसमें वो सारी चीजें सही थी, आपने ये नहीं कहना कि सारी की सारी इन्वेंट्री सही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे जाके ऑडिटर जब ऑडिट करता है वो सैम्पलिंग बेस पे करता है। आपने डब्बा खोला, उस डिब्बे के अंदर आपने देखा कि सारी चीजें जो पड़ी हुई इन्वेंट्री वो सारी सही है। अब आपने ये नहीं कह लेना कि बाकी भी सही होगी। अगर आपने ये सोच लिया कि बाकी भी सही हुई, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चनिंग माइंड, वहां पे ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो इस्तेमाल नहीं की। आपने दिमाग में लेकर आना शायद इसी डब्बे में सही होगी, बाकी सारे डब्बे में खराब है। अगर आपने ये मान लिया तो आप तो मजीद फिर सैंपल ही नहीं लेंगे, वहां से कोई चीज उठाएंगे नहीं, चेक ही नहीं करेंगे। और अगर आपको खराब नजर आए, आपने यहां पर भी यही नहीं कह लेना कि हो सकता है ये चीज, हो सकता है ये चीज कम खराब है, सैलरी और भी ज्यादा खराब है। तो हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखनी है मेरे बच्चे। अगर आप गए किसी कंपनी में ऑर्डर करने, पता चला जोहर की नमाज का टाइम है, सारी सारी कंपनी ही मस्जिद में है, ये नहीं मान लेना कि यहाँ पे बहुत ईमानदार लोग हैं, यहाँ पे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सब नमाजी परहेजी है। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। लेकिन मेरे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि अब हम ये जो इस तरह के मामला का सहारा सम टाइम दिखावे के लिए भी कर रहे होते हैं। खैर, अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए, यही लफ्ज बोला करते हैं। और खुशू खुजू वाली नमाजें और बातें नसीब फरमाए। ले बेटा, तो क्या रखना है आपने, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और वो क्या होती है, जो चीज जिस तरह नजर आ रही हो उसको उस तरह नहीं मान, ये सादा अल्फाज में जिसको कहते हैं हर चीज में कीड़े निकालने, तो आपने कीड़े निकालने, जो भी चीज आपने हो उसको नहीं मानना। ले बेटा, तो इसमें तीन चीजें हैं। यानी कि कैसे पता चलेगा सर हम जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है इसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो उसमें तीन चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चनिंग माइंड, वही बात, हर चीज के ऊपर सवाल उठाओ, हर चीज के बारे में सोचो कि अगर ये चीज इस तरह है तो हो सकता है इस तरह ना हो, या हो सकता है ये चीज अगर थोड़ी सी खराब है तो बाकी चीजें हो सकता है इससे भी ज्यादा खराब हो। ये तो क्या रखो, क्वेश्चनिंग माइंड रखो। उसके बाद मेरे बच्चे, हो सकता है आप हमेशा कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने आएंगी जहां से आपको आपके दिमाग में फौरन से क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है। ये भी हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि सारा सेल नहीं हुई और साल के आखिर पे धड़ाधड़ सेल्स हो रही है, हो सकता है सिर्फ दो नंबरी की जाए, फ्रॉड किया जा रहा हो ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेल्स दिखा सकें। हैं, एक बंदे को सारी की सारी सेल्स हो ही जा रही है। यार हो सकता है ये बंदा, इनका कोई रिलेटेड पार्टी हो, है ये इनको सेल्स कर रहे हैं भाई, जब साल एंड हुआ उसके बाद हमें रिटर्न कर देना, फिलहाल सेल ले लो ताकि हम सेल्स शो कर सकें। तो आपने क्या रहना, आपने जो फ्रॉड की कंडीशंस होती हैं उनको भी अलर्ट रहना, और अलर्ट तभी रहेंगे अगर क्या होगा, क्वेश्चनिंग माइंड होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा। तभी आपको ऐसी सिचुएशन सामने नजर आएंगी, जैसे होता है ना कि अल्लाह माफ करे कोई इंसिडेंट हो जाता, तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। मेरे बच्चे, वो जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, आपको पता है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करता है, उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदारों और उस दायराकार को फैलाता जाता है। अब ये नहीं कहेंगे अल्लाह माफ करे, वो पुलिस वाला ये नहीं सोच रहा होता, वो ये नहीं सोचता कि अगर अगर ये इस बंदे का कोई नुकसान हो गया, कोई अल्लाह माफ करे कोई कत्ल हो गया है, तो इसका शायद अपना फैमिली में से कोई बंदा नहीं हो सकता ना ना। और जो उस वक्त जो सबसे ज्यादा रो रहा हो, दीवारों को टकरे मार रहा हो, सबसे पहले उसी को बुलाता है, इसको मेरे कमरे में भेजो। तो ये किस वजह से, और वो तो इसलिए रो रहा था ताकि उस पर शक ही ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, उनका भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, उनके दिमाग में है क्वेश्चन, ये इतना क्यों रो रहा है, बाकी तो रो नहीं रहे हैं, इसको इतनी कौन सी दुख हुआ हुआ। वैसे ही अल्लाह माफ करे, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, वो सारे का सारा जो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड के बेस पे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो भी प्रोफेशनल्स ही होते हैं मेरे बच्चे, वो लहदा बात है, हमारी पुलिस तरह थोड़ी सी अ, वो उनका जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, पैसे वो खा दे फिर वो साहब, बेचारा जो मासूम होते हैं वो जेलों में, और जो गुनहगार होते हैं वो माशाल्लाह उनकी मुलाकातें करने जा रहे हैं। ये हमारे, खैर। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कितनी चीजें हैं, तीन।
क्वेश्चनिंग माइंड रखना। उसके बाद बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, यानी कि उन कंडीशंस को आपने फौरन से उन कंडीशंस के बारे में सोचते रहना। कुछ ऐसे हालात आपके सामने आएंगे जहां से आपको लगेगा कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जैसे जस्ट एग्जांपल आप आए, आपको पता चला कि इनका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अभी ये सारे लोग नए नए रखे गए, पुराने सारे छोड़ के चले गए हैं। अब आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि भैया नए लोग हैं, गलतियां हो सकती हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे, अनजाने में हो रही होंगी, है? तो इस तरह का मामला हो सकता है। आप आए, आपने देखा कि बाकी सारे लोग बेचारे छोटी छोटी गाड़ियों में, जो इनका सीएफओ है वो मर्सिडीज में आया है, भाई कमाल हो गया है। हो सकता है माशाल्लाह कोई 2 मिलियन कर रहा हो यहाँ पे। तो इसलिए मेरे बच्चे हर चीज के ऊपर आपने क्या करना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना और अलर्ट रहना, वहां पे अलर्ट रहना कि कौन सी यहाँ पे ऐसी चीज हो सकती है जो इस चीज की वजह बन सकती है कि मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेट की कितनी वजह हो सकती है, सिर्फ 2, या तो एरर या फ्रॉड, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती मिसस्टेटमेंट की। उसके बाद में रुचे आपने क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, और जो एविडेंस आपको मिलेगी ना, आपने उसको क्रिटिकली असेस किया करना है। यानी कि आपने कहना है कि हो सकता है जो एविडेंस मुझे मिली है ये खराब हो, है, इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए, हो सकता है। जस्ट एग्जांपल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने एक डब्बा खोला, उसमें सारा कुछ सही था, है, तो आपने इसको अगर उसी को सही मान लिया तो आपने ये क्या कमाल किया। फिर वो क्या करता है, मजीद डब्बों को खोल के देखता है। मान लो कि आपने यहाँ पे डिफरेंट तरह का तरीकाकार होगा मेरे, जस्ट एग्जांपल ऑडिट एविडेंस, यहाँ पे कहा जाएगा अगर तो ऑडिट एविडेंस आपको कोई ऐसी मिले जुबानी कलामी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। वो ऑडिट एविडेंस स्ट्रांग होती है जो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मिले, आपको रिटर्न मिले। और फिर मेरे बच्चे रिटर्न भी वो ऑडिट एविडेंस स्ट्रांग होती है जो ओरिजिनल हो, है, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपको मिला हो, जो कॉपी की शक्ल में मिल रहा हो, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ये डिफरेंट तरह की मेरे बच्चे, आगे जाके हमने ये सारा डिस्कस करना है कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को मिलेगी। जस्ट एग्जांपल, हमारा रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, रिसीवेबल आ रहा है हमारा 1 लाख रुपए का किसी मिस्टर ए की तरफ कंपनी का। क्या आप उसको मान लेंगे कि 1 लाख रुपए वाकई, आपने कंपनी से पूछा, कंपनी कहेगी जी सर वाकई उसने हमारा ये 1 लाख रुपया देना। आपने कहते हो कोई एविडेंस है आपके पास कि उसने आपका लाख, सर ये सेल की है, ये उसकी सेल की रसीद भी दिखा दी, क्या मान लें इसको? नहीं। फिर वो ऑडिटर क्या करता है, इसकी ऑडिट एविडेंस देखो दे तो दी ना उन्होंने, उन्होंने रसीद भी दे दी, आप क्या मान लेंगे आप? अगर आपने उसको मान लिया तो मेरे बच्चे आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो इस्तेमाल ही नहीं की। आपने ऑडिट एविडेंस जो भी आपको मिले उसको क्या करना है, क्रिटिकली असेस करना है। वो जो रसीद मिली है क्या उसके ऊपर कोई चीजें चेंज तो नहीं हुई, ओरिजिनल है या कॉपी है। और फिर मजीद वो क्या करता है, उस डेटर को एक लेटर भेजता है, उस डेटर को एक कंफर्मेशन भेजता है कि आप मुझे जवाब दें कि क्या वाकई आपने इस कंपनी का 1 लाख रुपया देना। तो इस तरह अगर ये सारा मेरे बच्चे उसके दिमाग में ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ना होती, वो इन ऑडिट एविडेंसेस को क्रिटिकली असेस ना करता। यानी कि जो एविडेंस मिलनी है आपको, आपने उस एविडेंस को भी फौरन से मान नहीं लेना। आपका काम ही क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करना। और जो जो एविडेंस मिल रही हो आंखें बंद करके उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते जाना कि ये ठीक हो गया। जो एविडेंस मिली उसको भी आपने क्या करना है, मजीद उसकी असेसमेंट करनी है, ये सही है भी क्या रखोगे। सादा सा मेरे बच्चे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होती क्या है, क्वेश्चनिंग माइंड, यानी कि हर चीज पे सवाल उठाना है, हर चीज में कीड़े निकालने हैं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर कितनी चीजें हैं, 3 हैं। एक तो क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, एक उन उन कंडीशंस की तरफ आपने अलर्ट रहना है जो इस चीज का बायस बन सकती हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियली कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू एरर और फ्रॉड। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हमने डिस्कस किया कि जो एविडेंस आपको मिलेगी उस एविडेंस को फौरन से एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि उस एविडेंस को भी क्रिटिकली असेस करना है, यानी कि उसकी भी बाल की खाल उतारनी है उसके। याद रखोगे मेरे अच्छे इस चीज को। आज के बाद कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, सादा सा वैसे अगर हम बोलें तो हर चीज के ऊपर सवाल उठाना है, या ये देखो कि हर चीज को शक की निगाह से देखना, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है। और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 3 हैं। कौन कौन से, क्वेश्चनिंग माइंड, उसके बाद उन कंडीशंस पर अलर्ट रहना जो मान लो कि मिसस्टेटमेंट का बायस बन सकती हो ड्यू टू एरर और फ्रॉड। और उसके बाद ये सारा ही हमने आगे यही चीजें पढ़नी है, यही तो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स के अंदर। और उसके बाद जो एविडेंस आपको मिले उसको क्या करना है, क्रिटिकली असेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। उसके बाद हमें समझ नहीं आई थी इसकी, जब हमने ये पढ़ा तो उसने एग्जाम्पल देनी शुरू कर दी कि सर ऐसा क्या होगा जब कहाँ कहाँ जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जरा इसकी एग्जाम्पल देखिएगा। इसी तरह पूछेगा, अच्छा बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल दो। तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस। तो यहां पे मेरे बच्चे फिर फौरन से आपके दिमाग में आएगा या तो फ्रॉड हुआ है या एरर हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है गलत। जस्ट एग्जांपल, आपने इनको कंपनी से जाके पूछा भाई आप बताओ आपके ऊपर कोई केस तो नहीं। कंपनी ने कहा नहीं नहीं सर अल्लाह की कसम कोई केस है। आप क्या मान लेंगे आप लोग, नहीं। फिर आपने उस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से राब्ता किया,
भाई बताएं इस कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं? उन्होंने कहा कि सर चल रहे हैं, हम क्या वेले बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट का तो काम ही केसेस को देखना है। कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है हमारे ऊपर, केस कोई केस नहीं, और कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारा मान लो कि हमारे तो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। ये दोनों एविडेंसेस क्या कर रहे हैं आपस में, कॉन्ट्राडिक्ट है। यहाँ पे पता चलेगा मैनेजमेंट बेईमान भी है, और इसने जो बातें बाकी बताई होंगी वो भी हो सकता है गलत ही हो। तो आपने क्या करना है, एक तो इस तरह की चीजें आपने ढूंढनी है जो दो एविडेंसेस आपस में क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया था कि डेटर आपने चेक किए, लाख रुपए के इन्होंने दिखाए हुए। जब बाहर से कंफर्मेशन आपने मांगी डेटर से, उसने कहा कि सर मैंने तो इनसे 5 लाख रुपए लेना। चलो सॉरी, डेटर को हमेशा कंपनी क्या करती है, ओवरस्टेट करती है, वापस लो। वो कहता है कि सर मैंने तो इनका सिर्फ 10,000 देना, और इन्होंने कितना शो किया, वो लाख रुपए। ये आगे मैं बताऊंगा आपको ये कौन सी चीज हम ओवरस्टेट करते हैं, कौन सी बचपन में हमने डिस्कस किया था ना थोड़ा सा, कि कंपनी की कोशिश होती है रेवेन्यू को और एसेट्स को ओवरस्टेट करके दिखाए, ज्यादा करके दिखाए, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करके दिखाए, ये कंपनी की कोशिश होती है। तो अगर इन्होंने डेटर 1 लाख रुपए का दिखाया हुआ है, हो सकता है वो 10,000 का हो, एक से ज्यादा, क्योंकि एसेट है ना इनका। तो जब कंफर्मेशन आई उसने कहा कि मैंने तो सर इनका 10,000 देना, कंपनी की कितना कह रही थी, 1 लाख। ये दोनों एविडेंसेस आपस में क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अलर्ट होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे, है यहाँ पे कुछ और भी खराबियां हो सकती हैं। चलो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर वो जो अभी आपने लीगल डिपार्टमेंट की बात की, कई कंपनियों के अंदर लीगल डिपार्टमेंट होते ही नहीं, जैसे सीएफडी के अंदर हमें दिखाएं लीगल डिपार्टमेंट कहाँ है पे आपका। ये इस तरह का हो सकता है, लेकिन फिर मेरे बच्चे आगे मजीद आपको सिखाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपने मैनेजमेंट से पूछा आपके ऊपर कोई केस तो नहीं, मैनेजमेंट कहते हैं नहीं, लेकिन आपने देखा कि लीगल फीस की मद में इन्होंने कुछ पेमेंट्स की हुई है, तो आप वहां पे अलर्ट हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है, केस कोई है नहीं, वो लीगल फीस पे कर रहे हैं। तो बड़े सारे तरीकेकार होते हैं ऑडिटर के पास, हैं जिनको यूज करते हुए वो क्या करता है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये पढ़ेंगे आगे जाके, सब हर चीज बथेरी एक्सप्लेनेशन है। तो ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, यानी कि एक एविडेंस इकट्ठी की और दूसरी एविडेंस इकट्ठी की, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है, आपस में उनका तजाद है, फौरन अलर्ट हो जाओ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। उसके बाद इन्फॉर्मिंग, वैसे भी अल्लाह माफ करे पता नहीं, लेकिन जितने कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, मैं एक वकील भी हूँ, मैं जितनी इन्वेस्टिगेशन सीरीज होती हैं या जितने इस तरह के वो होते हैं, वो मैं लाजमी उसको मैं देख लिया करता हूँ, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो चाहे किसी पर भी हो, तो मैं उनको कभी नहीं छोड़ता। तो क्या कमाल कमाल के उसमें वो सारा कुछ मामला होते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि चलें खैर, कहते हैं इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपको लग रहा हो ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है ना, ये लायबल नहीं है, जिस तरह मान लो कि एक डॉक्यूमेंट आपके सामने है, उसके ऊपर कटिंग हुई हुई है, जिस तरह आपका पेपर जब जाता है, तो पेपर का भी रिलायबल है कि नहीं है, वो भी देख रहे होते हैं, जगह जगह पे कटिंग हुई हुई है, फलाना हुआ हुआ है। तो खैर वो तो चलो पेपर का मामला है, बात वहां पे तो चीजें आपको सही बाद में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होता है, आप चीजें उसको काट के दोबारा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आई कैप का एग्जामिनर आपका किसी सोल्यूशन को काट के दोबारा उसको लिखना, उसको कत्तन बुरा नहीं बनाता, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कॉस्ट काउंटिंग का पेपर कैसा किया था और उसमें किस तरह मैंने पूरे पूरे सवाल काटे थे, तो इससे कोई फर्क नहीं, और पास भी हो गया था, और टोटल 68 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, वो कभी नहीं मैं भूल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग में जो सही लिखेंगे उसके नंबर मिलेंगे। उसमें कौन सी थ्योरी है कि हर चीज में से कुछ ना कुछ नंबर काटने ही काटने हैं, तो सही लिखेंगे इंशाल्लाह उसके नंबर। और आपको पता है फिर कॉस्ट अकाउंट में स्टैंडर्ड नहीं होते, जो अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए सही से कोई चीजें वो करते ना, मुझसे रटे रुटे नहीं लगते। हाँ हाँ, कोई चीज कॉन्सेप्चुअल हो वो मैं कर सकता हूँ, तो शायद मैं कर दिया होगा, उसको अच्छा लगा होगा जो भी किया होगा। क्योंकि मुझे याद है केमिस्ट्री एफएससी की, तो अकेडमी रखी हुई थी, सिविल लाइन में पढ़ते थे लेकिन कॉलेजेस में आपको पता है, लेकिन हालांकि कॉलेज के अंदर बहुत अच्छे टीचर भी थे, उनके पास जीसी के बच्चे भी आके पढ़ते थे, वो सारा हमारे हाल भरे होते थे केमिस्ट्री का ही खास बात। तो मुझे याद है कि अकेडमी में टेस्ट हुआ, उस टेस्ट का जो मैंने सोल्यूशन लिखा, वो टीचर को यकीन ही नहीं आया कि ये मैंने लिखा है। तो जब कोई चीज़ समझ आ रही है तो बंदे को उसको अपने अल्फाजों में जब वो बयान करता है तो जाहिर बात है, टीचर क्या उसने पूरी क्लास के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये देखें जी इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं, लेकिन फिर बाद में मुझसे डिस्कस किया ये तूने कहाँ से लिखे, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई नोट्स दिए नहीं आपको। तो कहने का ये मतलब कि सम टाइम जो समझ आ जाए तो फिर उसको करने का तो फिर मजा ही कुछ और होता है, समझ ना हो तो फिर आपको पता है जो हम करते हैं उसके साथ है। ले बेटा, कहता है कि इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू द क्वेश्चन द लायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आपके बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आया करेंगे, क्या उन डॉक्यूमेंट्स को आप सही मान लें, है कहीं ना कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने आपको बोला, आपने कहा कि इस चीज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं लेकिन कॉपियां हैं, कॉपी इतनी लायबल नहीं होगी, आगे जाके देखेंगे कि कौन सी ऑडिट एविडेंस ज्यादा लायबल होती है।
उसके बाद मेरे से कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ इस तरह की कंडीशन भी। और इतनी लंबी चौड़ी चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके चीजें हमने डिस्कस करनी है। आपको तीन वजूहात हो सकती हैं फ्रॉड की, है वो तीन वजूहात की आगे कोई 10-10, 15-15 एग्जाम्पल देगा, उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है कि कौन सी ऐसी वजूहात हो सकते हैं कि जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, फ्रॉड करती है। जैसे 10 एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉड की बात करें, उसके पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती है। या तो हमारी मजबूरी होती है, कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है और अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और मालिकों को दिखाना है, तो अब कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, मजबूरी है, हमारी रोजी रोटी तनख्वाहें भी उसी बेस पे लगी हुई, तो मजबूरी में क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब करेंगे। बाज़ का क्या होती है, मजबूरी होती है। अच्छा, बाज़ का हम क्यों फ्रॉड करते हैं, प्रेशर होता है कि प्रेशर होता है किसी तरफ से कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, उस प्रेशर हमें टारगेट मिले होते हैं बड़े जज्बाती किस्म के, अगर वो ना पूरे हो रहे हो हम 2 नंबर तरीके से करते हैं। तो ये भी एक मेरे बच्चे, या तो मेरे बच्चे कोई भी जब फ्रॉड करता है उसमें या तो कोई मजबूरी हो सकती है जिसमें प्रेशर वगैरह कह लो, या बात का तो इंसेंटिव होते हैं। कंपनी को कहा होता, मैनेजमेंट को कहा होता कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपको ये कुछ मिलेगा। वो परफॉर्म तो किया नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है, हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 नंबरी कर लेते हैं। और बात का तो मेरे बच्चे यानी कि मजबूरी और प्रेशर के साथ साथ इंसेंटिव हो गया, और उसके बाद मेरे बच्चे बात का अपॉर्चुनिटी होती है, मौका मिल जाता है किसी बंदे को, मौका भी फ्रॉड की वजह बनता है। तो इन सारी चीजों के अंदर हम बेतहाशा एग्जांपल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके। तो मेरे बच्चे कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, वो कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें जहां पे फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं मेरे बच्चे, उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, ये तो यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल दी हुई है ना उसने, जो आपको नोट्स मैंने शेयर किए हैं, उसके अंदर कोई 5-5, 6-6 एग्जाम्पल मैंने मजीद भी ऐड किए हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्मार्ट नोट्स दिए ना मैंने, तो उसके अंदर जो रेड लिखा होगा, अगर आपने उसको कॉपी कराया तो फिर तो वो चाहे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर ही है तो आपको वो चीजें नजर आ जाएंगी। तो उसमें 5-5, 6-6 एग्जाम्पल मैंने मजीद भी दिए हैं, ताकि इसको पढ़ते हुए आपको मजीद आइडिया हो जाए इस चीज का। क्या रखोगे बेटा? उसके बाद एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल, देखो हम पढ़ क्या रहे हो, टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था क्या, मिली है मेरे बच्चे उसमें? हाँ, उसमें काफी एग्जाम्पल है उसका, वो कोई मसला नहीं। बस पहले 3 के अलावा बाकी सारी की सारी वो ऐड की हुई है, क्योंकि वो अगर सॉफ्ट में देखेंगे फिर वो नजर आएगा, क्योंकि प्रिंट हो गया फिर तो वो सारी एक ही जैसा, बल्कि रेड जरा थोड़ा सा फेड प्रिंट प्रिंट होगा। लेकिन ये है बड़ा सुकून से, आप छोटे छोटे पॉइंट्स की शक्ल में 1 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ये पूरा आपका चैप्टर है डिटो। और मैं थोड़ा सा बता दूंगा कल जब ये चैप्टर खत्म होगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता दूंगा इसको किस तरह वो रीड करना है, मैंने कौन सा बुलेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। ले बेटा, पढ़ रहे हो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था बोला, हर चीज को शक की निगाह से देखना है, या किस चीज को जिस तरह नजर आ रही है उस तरह नहीं मान लेना, उस पर यकीन नहीं करना। उसमें कितनी चीजें थी, 3 थी। क्वेश्चनिंग माइंड रखो, एक तो उन कंडीशंस पे अलर्ट रहो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी भी स्टेटमेंट की, और उसके बाद जो ऑडिट एविडेंस हो उसको आपने क्रिटिकली असेस करना है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने इसकी क्या डिस्कस की, एग्जाम्पल डिस्कस की, ये 2-3 एग्जाम्पल थी, इनको आपने याद कर लेना। ले बेटा, इसके फायदे क्या होते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट, कि जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हो, सर हम क्यों मेंटेन करें, हम ये क्वेश्चनिंग माइंड हर कंडीशन हर चीज के ऊपर क्यों वो उसको शक की निगाह से देखें। मेरे बच्चे ये चीजें हैं जो आपको फायदा देंगी। इसमें भी 6-7 मैंने मजीद पॉइंट ऐड कर दिए नोट्स के अंदर, ताकि आप पढ़ते हुए आपके लिए आसानी हो, ताकि आपको अगर ये ना भी याद रहे तो कम से कम बाकियों में, और जो मर्जी लिख लीजिए आपकी तरफ से, ये इसमें ऑप्शन होता है। ये नहीं कि आपने वहां पे यही यूज करनी है, जो मैंने आपको बताई है वो लिख लें, ये कोई भी ना लिखे, बिल्कुल वो सही है। लोड ये नहीं होता कि ये सारी वही हैं जो हो सकती है इसकी एग्जांपल, ना ना, ये ओपन है। लोडा कहाँ एक क्या फायदे मिलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने के? देखो, आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी मेरे बच्चे वो पढ़ी एग्जांपल्स। अब मेरे बच्चे इसके फायदे पढ़ रहे। सबसे पहले ओवरलुकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखोगे, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो ओवरलुक नहीं होंगी, वो नजरअंदाज नहीं होंगी। जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, सारा साल सेल नहीं हो रही और आखिरी महीने में जाके टका के सेल हो रही है, तो आपके फौरन से दिमाग में आ जाएगा ये कैसे हो सकता है कि सारा साल सेल नहीं हो रही और आखिरी महीने में जाके, तो ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है कि आखिरी दिनों में जाके इतनी ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। और फिर एक बंदे को बहुत ज्यादा सेल हो रही है, ये भी आपको कहेगा कि यार ये इतना तगड़ा कहां से आ गया, पहले तो कभी है नहीं इस तरह का, जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इधर उधर कि इस तरह का कोई बंदा हो जिसको इतनी सेल कर रहे हो। तो मेरे बच्चे वहां पर भी आपको पता चलेगा एक ही बंदे को इतनी ज्यादा सेल, ये एक अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। तो आप अगर ये प्रोफेशनल कैपिटलिज्म आपने दिमाग में ये क्वेश्चनिंग माइंड ना लेकर आते, तो शायद ये जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रही है इन पर आपका ध्यान ही ना पड़ता। तो अनयूजुअल जो रूटीन से हटके ट्रांजेक्शन हो रही हो, अगर आप प्रोफेशनल कैपिटलिज्म मेंटेन करोगे, वो ओवरलुक नहीं हो, वो आपसे छुप ही नहीं रहेंगे।
जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा वो जो पुलिस वाले हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी इसी तरह होती है। उसके बाद कह रहा कि ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अब फिर आप क्या करते हो, जब ऑडिट एविडेंस की बेस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, वो ओवर जनरलाइज नहीं हो। ओवर जनरलाइज क्या होता है, जैसे जिसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं वैसे सादा अल्फाज में, ये होता है ना कि अक्सर हम कह देते हैं कि जो शेख हैं वो कंजूस होते हैं। ये शायद ये ओवर जनरलाइज किया हुआ। हर शेख कंजूस नहीं होता, या हर अराई ये नहीं कि हर वक्त बैठा प्याज ही खा रहा है। तो अल्लाह माफ करे गुज्जर हमेशा बदबूदार ही होगा, ऐसी ये बात, ये क्या हमने किया हुआ, ये चीजों को ओवर जनरलाइज किया हुआ। मैं बता रहा हूं आपको जनरली। तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखेंगे तो चीजों को ओवर जनरलाइज नहीं करेंगे। यानी कि ये नहीं कि जिस तरह चीज आपको नजर आ रही हो तो आपको, जैसे हमने वो पहला डब्बा खोला था ना इन्वेंट्री को चेक करने के लिए, आप वो डब्बा सही था, आपने ओवर जनरलाइज कर लिया सारी इन्वेंट्री सही है। नमाज के टाइम सारे मस्जिद में थे, आपने ओवर जनरलाइज कर लिया सारे नेक, दो नंबरी हो ही नहीं सकती। तो आप एक चीज को देख, और ये नहीं कि एक डब्बा खोला वो खराब है, आपने ओवर जनरलाइज कर लिया कि सारे ही खराब हो। तो ये मेरे बच्चे आप क्या करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखेंगे तो चीजों को ओवर जनरलाइज नहीं करेंगे। यानी कि जो एक चीज खराब है ये नहीं समझेंगे सभी खराब हो, अगर एक चीज सही है ये नहीं समझेंगे सभी सही है। याद रखो। उसके बाद यूजिंग इन अप्रोप्रिएट assumption इन डिटर्मिनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वैल्यूएटिंग। और अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखोगे तो आप क्या करेंगे, इन अप्रोप्रिएट assumptions इन डिटर्मिनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये हम जगह जगह लफ्ज यूज करते हैं कि ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ना, किस तरह के प्रोसीजर लगाने। देखो आपके पास 7 तरह के प्रोसीजर है। प्रोसीजर की नेचर क्या होगी, मैं यहाँ पे इंक्वायरी करूँ, ऑब्जर्व करूँ, क्या करूँ, या एक से ज्यादा प्रोसीजर इस्तेमाल करूँ, किस नेचर के और किस वक्त प्रोसीजर लगाऊं। यहाँ पे वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मान लो कि हमारी कंपनी कहती है हम इन्वेंट्री काउंट करते हैं 5 बजे। अब आप देखना चाह रहे हो ये 5 बजे इन्वेंट्री काउंट करते भी हैं कि नहीं है, तो फिर मुझे बताओ इसकी टाइमिंग दिन 12 बजे होगी इस चीज को चेक करने के लिए। अगर आपने देखना हो कि कंपनी जो इन्वेंट्री काउंट करती है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आप 12 बजे जाके गेट पे बैठ जाएंगे, कहीं दूर जाके छुप के बैठेंगे, या 5 बजे। 5 बजे तो कौन सा प्रोसीजर किस वक्त लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर किस हद तक प्रोसीजर लगाने, ये 3 अल्फाज जगह जगह पे बोले जाते हैं, कौन सा प्रोसीजर, किस वक्त और किस हद तक इस्तेमाल करना है। तो ऑडिटर मेरे बच्चे अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो इन अप्रोप्रिएट गैर मुनासिब assumptions लेते हुए नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमिन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस्तेमाल करते हुए, क्वेश्चनिंग माइंड रखते हुए, वो चीजों के लिहाज से मुनासिब मेरे बच्चे assumptions लेता हुआ वो मुनासिब जो प्रोसीजर भी हैं उनकी टाइमिंग, नेचर और एक्सटेंट मुनासिब रखेगा। याद रखोगे। जैसे मान लो अगर कोई चीज आपको लगे ना यहाँ पे गलत है, हो सकता है जो चीज आपको नजर आई वही गलत है, बाकी सब सही है, और आपको लगा सारा कुछ यहाँ पे गलत है, जैसे आप ओवर जनरलाइजिंग की बात, और उसके बाद आपने टका के प्रोसीजर लगाना शुरू कर दिए, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जो चीज आपको नजर आई थी वही गलत थी, बाकी सब सही था। जैसे आप जब पेपर करते हो ना, हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि शुरू के अंदर वो लिखना जो आपको सही आते हैं, ये सेम इसीलिए है। हमें लग रहा है कि शायद आपका जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, वो चीजों को शायद थोड़ा सा ओवर जनरलाइज करेगा। उसको लगेगा इस बच्चे ने शुरू के अंदर ये क्वेश्चन मैंने इसका देखा, इसका आंसर सही था और कमाल का था, शायद आगे भी सही है। लेकिन अगर आपने माशाल्लाह शुरू में गलत लिखा, कहेगा यहाँ पे इसने इतना गंदा तो इसका बाकी भी खराब है, हो सकता है बाकी सही था आपका। तो ये मेरे बच्चे एक तो इस चीज, उसके बाद 6-7